हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस सीरीज़ में हम आपके यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। 2014 से हमने शुरू किया था और अब हम पहुंचे 2021 पे, और इसी तरह से हम आगे 2023 तक ये सारे पैसेजेस हम कवर करने वाले हैं आपके लिए इन डिफरेंट एंड सेपरेट सेशंस फॉर यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2021 का फर्स्ट पार्ट। विल बी कवरिंग मोर सेशंस इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। तो कल जैसे हमने 2020 का एक पैसेज लास्ट हमने पैसेज किए थे, काफ़ी अच्छे पैसेजेस थे। तो आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपकी सॉल्विंग सॉल्विंग एबिलिटी में, टू हेल्प इन सॉल्व योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन योर यूपीएससी सी सेट पेपर। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप नए सब्सक्राइबर हो हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं गाइज। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिससे आप अपनी सी सेट प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस गाइड्स बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें रेंजिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर योर सी सेट पार्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग। और आप देख भी सकते हैं, और ये बुक एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है गाइज, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल गाइड बुक एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं गाइज। आज हम 2021 में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आए थे एस्पिरेंट्स को यूपीएससी एग्जाम में, हम वो कवर करने वाले हैं। तो कुछ हम लेवल 1 पैसेजेस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं आज। तो पहले हमें उसने क्या पूछा है। हमेशा हम क्या करते हैं इस, पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और फिर हम पैसेज पढ़ते हैं। फिर हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं और उन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसने अजम्पशन पूछा है हमसे कि क्या अजम्पशन है जो हम पैसेज से समझ सकते हैं। तो एक बार पैसेज पढ़ते हैं। With respect to what are called denominations of religion, if everyone is left to be a judge of his own religion, there is no such thing as religion that is wrong. तो क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की डिनोमिनेशंस की बात करते हैं कि मेरे धर्म में सब ठीक है, गलत है, क्या है, तो हर इंसान को ये लगता है कि मेरा धर्म है वो सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी कॉल डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, अगर कोई अपने रिलीजन की बात करे तो देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग, कि रिलीजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गलत है। बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ अदर्स ईच अदर्स रिलीजन, लेकिन अगर वो एक दूसरे के धर्म की बात करें, देर इज नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज राइट। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सही है। हमें किसी दूसरे धर्म में कमियां दिखती हैं, दूसरे धर्म वालों को हमारे धर्म में कमियां दिखने लग जाएंगी। एंड देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो वो क्या कह रहे हैं कि धर्म के विषय में इस हिसाब से तो दुनिया में हर धर्म सही है और हर धर्म गलत भी है। तो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे हिसाब से मेरा धर्म सही है, दूसरे गलत हैं, दूसरे के हिसाब से उसका धर्म सही है, मेरा या बाकी धर्म गलत है। तो धर्म के लिए जब हम पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो दुनिया में यही चीज़ कही जा सकती है कि ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, कि लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है, कि अपना धर्म सही है, दूसरों का गलत है। तो इस हिसाब से तो दुनिया में सभी धर्म गलत है और सभी धर्म सही भी हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से। तो ये उसने बात बोली है। अब इसमें क्या अजम्पशन दिए हैं उसने, अब वो पढ़ते हैं। नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशंस। देखिए, जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं ना, इसको हमेशा एलिमिनेट करना चाहिए कि कोई इंसान धर्म के बिना नहीं जी सकता। क्या ये कहना चाह रहा है वो? नो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि ये हर इंसान की धर्म ड्यूटी बनती है कि वो अपने धर्म को प्रोपोगेट करे और अपने धर्म की बढ़ाई करे। ये भी नहीं कहना चाह रहा वो। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, और मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजन रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि इंसान अपने खुद के रिलीजियस डिनोमिनेशन को समझता नहीं है, समझता तो है लेकिन दूसरों को नहीं समझ पाता। तो सही बात जो उसने बोली है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो हैं वो इंसानों में जो यूनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, उसको इग्नोर कर देता है। कि धर्म के मामले में जब बात आती है तो हम सब सही और गलत जज करना शुरू कर देते हैं। तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो है वो इंसानियत की जो यूनिटी है उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है जब हम धर्म की बात पे आते हैं। तो ये उसने पूरे पैसेज में कहा था, और ये सही अजम्पशन है इसका। बाकी अजम्पशन आई थिंक दे आर कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट हैज बीन कन्वेड इन द पैसेज। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अब हमें इसमें एक क्रिटिकल मैसेज ढूंढना है कि पूरे पैसेज में हम ऑथर ने हमें क्या मैसेज दिया है, क्या कहना चाह रहा है ऑथर हमें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू पोल्ट्री एंड अदर लाइव स्टॉक एज ग्रोथ प्रमोटर्स। कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि कुछ एंटीबायोटिक्स
जो एंटीबायोटिक्स इंसान यूज़ करते हैं दवाई मतलब एज ए मेडिसिन जो मार्केट में मिलती हैं, वो पोल्ट्री मतलब मुर्गियों को और दूसरे ऐसे मवेशी जानवरों को दी जाती है ताकि उनकी ग्रोथ प्रमोट हो पाए, मतलब वो साइज में बड़े हो पाए। ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेज कैन क्रिएट सुपर बग्स। अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे तो इनसे सुपर बग्स क्रिएट हो सकते हैं, या पैथोजेंस क्रिएट हो सकते हैं। दैट पैथोजेंस क्या होते हैं? जिनसे बीमारियां फैलती हैं। सो पैथोजेंस दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स एंड कुड बी पास्ड अलोंग ह्यूमंस। तो ऐसे एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स से ऐसे सुपर बग्स या पैथोजेंस क्रिएट हो सकते हैं जिनसे जो ड्रग से रेजिस्टेंट है, और वो ह्यूमंस में भी ऐसी बीमारियां पहुंच सकती हैं। माइंडफुल ऑफ दैट, सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ड्रग्स टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर। यही देखते हुए कुछ फार्मिंग कंपनीज ने ड्रग्स देना चिकन्स को यूज बंद कर दिया है, ठीक है, ताकि उनको वेट गेन उनका जल्दी जैसे एंटीबायोटिक से होता है वो ना हो। सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स इन द 1990s, द मेजर पोर्क एक्सपोर्टर सेज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स एंड द एनिमल्स गेट फ्यूअर डिजीजेस। और एग्जांपल भी दिया कि डेनमार्क ने 1990s में एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स को बैन कर दिया था, और आज डेनमार्क के जो पोर्क एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि आज वो ज़्यादा पिग्स उगा पाते हैं, और ऐसे एनिमल्स ऐसे पिग्स आते हैं सामने जिनमें कम बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो उसने क्या मैसेज दिया है कि एंटीबायोटिक्स का मतलब ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रॉन्ग फॉर फॉर ग्रोथ ऑफ दिस पोल्ट्री एनिमल्स। ठीक है, जो मुझे लगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में यही दिया है या नहीं। पीपल शुड अवॉइड, देखो अपना एक ओपिनियन जरूर बनाओ पढ़ के, और फिर जहां पर आपको जो सही बैठेगा ना फिर उसके हिसाब से अपने ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो पहला उसने बोला पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। ओके, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। यहाँ पे अभी तक इसकी बात नहीं हुई है, अवॉइड करना चाहिए या फूड मतलब प्लांट बेस्ड ओरिजिन होना चाहिए। जो उसने पैसेज में कहा है कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, या एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस। तो यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड। और एंटीबायोटिक्स, अब देखो ए और बी तो हम यहीं से देख सकते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है। अब सी और डी थोड़ा सा क्लोज थे। अब इसमें कैसे सही आंसर पे पहुंचेंगे? यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, कि बैन कर देना चाहिए, और या फिर एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस, कि एंटीबायोटिक्स को सिर्फ डिजीजेस ट्रीट करने के लिए ही यूज करना चाहिए, ग्रोथ के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अब देखो एंटीबायोटिक्स बैन कर देंगे तो फिर जो जानवरों में जो नेचुरल जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे ट्रीट करोगे आप? तो ये गलत है। वो क्या कह रहे हैं, एंटीबायोटिक्स को सिर्फ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ही यूज करना चाहिए और किसी चीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए उनको। तो दैट इज द राइट मैसेज दैट इज कन्वेड। एंटीबायोटिक्स को ग्रोथ प्रमोशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। देखो वो अब बच्चों को लगेगा कि सर देखो पैसेज में बैन दिया हुआ था सर, तो यहाँ पे बैन क्यों नहीं है? अब देखो उसने क्या दिया हुआ है, सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स। उन्होंने एंटीबायोटिक को नहीं बैन किया, उन्होंने एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स को बैन किया, कि ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह यूज होते हैं उनको बैन किया था उन्होंने एंटीबायोटिक्स को बैन नहीं किया। एंटीबायोटिक्स तो यूज होती हैं, डिजीजेज होती हैं जानवरों में, उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ डिजीज के लिए यूज करो एंटीबायोटिक्स, उसके बिल्कुल बैन का भी लॉजिक नहीं बनता। एक्सट्रीम ऑप्शन हो जाता है कि बिल्कुल बैन कर दोगे तो फिर बीमारियां कैसे ठीक होंगी जानवरों की, राइट? तो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब उसने इस पैसेज में हमें दो अजम्पशंस दी हैं और उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन सही है गलत है, कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। तो पैसेज पढ़ते हैं पहले। पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस्ड द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं और मीडिया वाले जो हैं, उन्होंने जो बढ़ती हुई कीमतें हैं खाने की मतलब फूड प्रोडक्ट्स की, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स पे उसका ब्लेम डाला है, इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस होना, बैड वेदर इन की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, बैड वेदर होना जहाँ पे ज़्यादा खाना प्रोड्यूस होता है उन कंट्रीज़ में, एंड द डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन, के लैंड को नॉन फूड प्रोडक्शन मतलब फूड प्रोडक्शन लैंड को और किसी काम के लिए यूज़ करना। ये दो तीन फैक्टर दिए उन्होंने। इंक्रीज्ड एम्फोसिस however has been placed on a surge in demand, और ज़्यादा एम्फोसिस किस पे दिया है, has been placed on surge in demand for food, ऐसी डिमांड फूड की जो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज, ऐसी डेवलपिंग और पॉपुलस इकोनॉमीज में जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इससे भी बहुत एम्फोसिस बहुत जोर पड़ा है खाने के प्राइसेस पे।
it seems highly probable that mass consumption in these countries could be well poised to create a food crisis। कि भाई ये कहा जा सकता है कि ऐसे देशों में जो मास कंजम्पशन है इससे क्या होगा, एक फूड क्राइसिस आएगा या आने वाला है। तो उसने क्या अजम्पशन दी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की कहीं बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ देर इज फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। उसने अजम्पशन दी है कि भाई इमर्जिंग इकोनॉमीज में होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलस है, ज़्यादा मास कंजम्पशन है, और वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हैं, बैड वेदर है, और डाइवर्जन ऑफ लैंड है। तो सेकंड अजम्पशन कैन बी कंसिडर्ड करेक्ट। सो ऑप्शन बी टू ओनली इज द राइट अजम्पशन ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो ऐसे आपको अजम्पशन बहुत ही क्रिटिकली पढ़ के और समझ के एलिमिनेट करने होते हैं और फिर अपने आंसर्स तक पहुंचना होता है। चलो गाइज, एक और पैसेज करके देखते हैं। इसमें भी हमें अजम्पशंस दी हैं और हमें बताना है कि कौन सी अजम्पशन सही है या गलत है। तो पैसेज पढ़ते हैं पहले। अ सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। एक सेंट्रल मैसेज जो है, अ सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम की ग्रोथ होनी चाहिए, बाय विच इज मेंट ग्रोथ इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें जीडीपी का ग्रोथ देखा जाए। इन थ्योरेटिकली राइजिंग जीडीपी जो है इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ग्रोइंग जीडीपी जो है उससे एम्प्लॉयमेंट बनता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एज इनकम्स ग्रो इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, हाउसहोल्ड्स, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली एबल टू सेट असाइड सम फंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स दैट मेक फॉर अ गुड लाइफ। तो ऐसी इकोनॉमी जिनमें जीडीपी पहले लो होती थी, अब जैसे उनकी जीडीपी बढ़ती है तो हर परिवार, समाज और गवर्नमेंट भी ऐसे पैसे बचा के रखते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ में इन्वेस्ट कर पाए। टुडे जीडीपी हैज अज्यूम्ड सच a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth we know they mean growth in GDP। और आज जीडीपी ने ऐसा डेफिनेशन ले लिया है डेवलपमेंट लेक्सिकॉन में कि अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है कि कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो मतलब वो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो उसने क्या असम्पशन दिए इसमें, राइजिंग जीडीपी इज असेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन है कि राइजिंग जीडीपी सभी हाउस होल्ड्स में पैसे पहुंचाती है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन राइजिंग जीडीपी असेंशियल है एक कंट्री के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनने में। ये है जो उसने पैसेज में कहा है। तो ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज करेक्ट है। तो गाइज ऐसे पैसेजेस को अगर आप सॉल्व करते रहोगे लॉजिकली, क्रिटिकली देख के और अपने एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए, तो यू विल ऑलवेज रीच द राइट आंसर, द राइट सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चंस। तो इन पैसेजेस को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है हमें। और मैं चाहता हूँ गाइज अब नेक्स्ट वीक से मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना शुरू करूँगा। तो होमवर्क करके और आपको उसके आंसर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे। तो आई थिंक हमें काफ़ी सेशंस हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अब हमें खुद को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो नेक्स्ट वीक से मैं आपको हर सेशन में होमवर्क दिया करूंगा और उसके आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि अगले दिन मैं आपको उसका डिस्कशन कर पाऊँ और उसका सॉल्यूशन भी दे पाऊँ। तो दैट विल हेल्प यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस फॉर द सी सेट पार्ट इन द एग्जाम। ठीक है, तो आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ 100 आवर्स में हमने सारे टॉपिक्स, सारा सिलेबस कवर किया है, इंक्लूडिंग क्वांट्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, जिसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, अलॉन्ग विद पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस क्विजेस। फिर टेस्ट सीरीज है साथ में, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं अलग अलग, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है फॉर द सिमुलेशन ऑफ योर एग्जाम। वीकली लाइव डाउट सेशंस हम करते हैं ताकि हम लाइव आपके डाउट्स ले सकें, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, जिसमें हम लाइव बच्चों के साथ क्लासेस में हम पढ़ाते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रेपरेशन में। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कीजिए। कोर्स बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही हेल्पफुल है आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए, और बहुत ही स्पेशल इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और आई थिंक 26 मई डेट आपको पता ही है, तो अब टाइम शुरू हो चुका है, 3 महीने बचे हैं अपने पास। आई थिंक दैट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सी सेट पार्ट, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो, अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं तो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241 ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन दिस एड्रेस, दैट इज hello@edutap.co.in।
और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का और बहुत सारे ऐसे सेशंस का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगते हैं, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। विल ऑलवेज टेक योर फीडबैक एज अ कंस्ट्रक्टिव इनपुट एंड वी विल ऑलवेज लाइक टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, ठीक है। So thank you so much for the patience, for the receptiveness, and for the for the trust that you have put in us. And I hope that we will will live up to your expectations. So guys, pull up your socks, pull up your sleeves, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So thank you so much once again, and I'll see you again next week. So thank you so much. Take care. Bye bye, and happy learning to all of you.